जैसा कि आपने इसमें देखा होगा, लेक्चर का नाम बेसिकली बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, या इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि अलग अलग जेई के एग्जाम्स के हिसाब से अलग अलग नाम से इस सब्जेक्ट को बुलाया जाता है। तो बहुत जगह जैसे पीटरबल जेई में आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स हो जाता है। अगर नॉर्मल किसी और भी अगर एसएससी जेई में देखोगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट है। तो अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जितना भी आपके मोस्टली टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे इस पूरे मॉड्यूल में कवर करेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें सब्जेक्ट, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा। ओके, हितेन, जेके, अभिषेक, आशुष, करण, कैन वी स्टार्ट द सब्जेक्ट? ओके, चलिए। तो ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं आपको एक सिला हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अभिषेक। मैं आपको थोड़ा सा एक सिलेबस का आइडिया दे देता हूँ पहले, क्या क्या हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके ट्रिपल एसबी के हिसाब से मोस्टली थोड़ा सा टॉपिक्स कुछ ज्यादा हैं, तो हम मोस्टली यहाँ पे पूरा ब्रॉडर एस्पेक्ट कवर करेंगे, ठीक है। चल, आई होप ये स्क्रीन आपको विजिबल होगी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे बहुत जगह मैंने भी आपको बताया, बहुत अलग अलग एग्जाम्स में नोट्स देखो अभिषेक, अगर आपकी बनाने की इच्छा है आप बना सकते हो, नहीं तो आपको एवरीडे ये पीडीएफ जितना भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सारा अपलोड हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे आपके पैनल पे जहाँ पे ये सब्जेक्ट चल रहा होगा वहां पे ये पीडीएफ जो है ये अपलोड हो जाता है। अगर आपकी चॉइस है, आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसके एक सिलेबस की ओवरऑल ओवरऑल सिलेबस की अगर बात करूं, जिसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा, ओवरऑल सिलेबस में सबसे पहली चीज आती है आपके पास कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है सीपीएम, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, क्रिटिकल पाथ मेथड। पाथ मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज सीपीएम, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है PERT, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, दिस इज नोन एज PERT। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में PERT। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने अपने बीटेक में भी इसको पढ़ा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली इसको हम लोग PERT कहते हैं। अब देखो, अगर जनरल सिलेबस देखोगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट, कुछ और भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है। जैसे अगर देखोगे लेबर लॉस हो गए इसमें, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो कंस्ट्रक्शन लेबर, इसमें अभी एक दो क्वेश्चन आया है हाल फिलहाल में जेई में, कंस्ट्रक्शन लेबर, जिसके अंदर बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, इसके क्या क्या पॉइंट्स जानने हैं मैं वो बता दूंगा। वेलफेयर फंड एक्ट 1936, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1936, ये पढ़ना है। अगर मैं आगे चलूं तो इसमें थोड़ा सा और भी हमें चीज पढ़नी पड़ती है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। उसके बाद आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एज अमेंडेड, एज अमेंडेड। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अब इसमें अगर आप पूछोगे सर और कुछ है, तो बिल्कुल, जैसे कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये भी कुछ टॉपिक्स है जो हमें यहाँ पे कवर करने होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मोटा मोटा आपको, और इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी, क्वालिटी इंस्पेक्शन, सॉरी, क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल, और इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ एंड सम मिसलेनियस टॉपिक्स, सम मिसलेनियस टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स। तो कहीं ना कहीं इतना आपको अलग अलग चीजें जो है इस पूरे के पूरे आपको
इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में जो आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स का जो मॉड्यूल है, उसमें कहीं ना कहीं हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जनरल अगर आप किसी और जेई एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम। इसमें सबसे ज्यादा जो आपको सवाल मिलेगा, अभी जो PSSB का भी एग्जाम हुआ था, उसमें आपको जो सबसे ज्यादा सवाल मिलेगा वो इस दो टॉपिक से हमेशा ध्यान रखिएगा। ये दो टॉपिक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे तो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट मार्क करूं तो ये, इसका मतलब क्या होता है, ये किसके लिए बना है, और ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मोस्टली हर साल आपको जेई एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल पूछ लेगा, पर्ट कैसा अप्रोच है, पर्ट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, सीपीएम में फ्लोट क्या होती है, सीपीएम में टोटल फ्लोट क्या होती है, सीपीएम में फ्री फ्लोट क्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आता है? यहाँ तक अगर चीजें क्लियर है एक बार बताइए। तो मैं इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से, जिसमें हम सबसे पहले प्रोजेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को लेके हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर है? बताइएगा। क्या बोल रहे हो? हाँ, इसीलिए तो अभिषेक, PSSB में बहुत क्वेश्चन आए थे लेबर एक्ट, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। एज पर PSSB में इसका सबसे बड़ा सिलेबस है, इसलिए मैं आपको लेबर एक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको जो है लेबर एक्ट जो है वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो PSSB में इसका एक बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो पेमेंट्स और वेजेस एक्ट से भी क्वेश्चन पूछा है, लेबर एक्ट से भी पूछा है, तो मैं वहां पे वो सारे पोर्शन को कवर करूंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलो, तो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है प्रोजेक्ट। क्या होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखिए, प्रोजेक्ट मतलब बेसिकली क्या है, किसी भी काम को करने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। जैसे मान लो आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने एक्सकवेशन की, उसके बाद आपने वहां पे कॉलम बनाया, आपने बीम बनाई, आपने फाउंडेशन बनाई। तो ये जो सारा का सारा आप काम कर रहे थे ना, ये पूरा काम क्या था, ये पूरा काम बेसिकली एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट मतलब कोई भी, किसी भी काम को करने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। अब किसी भी प्रोजेक्ट की जब बात आती है, तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तीन चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो आप सिविल इंजीनियर हो, आपको अपना घर बनवाना है, तो आपका घर जो है वो एक प्रोजेक्ट है। आपने वो काम अपने हाथों में लिया, आपने एक काम लिया अपने हाथों में, और उसमें आपने क्या किया, कुछ सारी चीजों का, रिसोर्सेस का यूज करके आपने एक यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया। तो आपने घर का काम अपने हाथ में लिया, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, लेबर लगाए, आपने मटेरियल लगाया, पैसा लगाया, और एंड में एक प्रोडक्ट बना के दे दिया। तो वो क्या था, वो पूरा एक प्रोजेक्ट था। तो एक प्रोजेक्ट एक टेम्पररी एंडीवर होता है। टेम्पररी एंडीवर मतलब बेसिकली कोई ऐसा काम जो एक लिमिटेड टाइम का हो, जिसके एंड में हम कोई एक यूजफुल या यूनिक प्रोडक्ट बना के दें। जैसे एग्जांपल, जब फर्स्ट टाइम में मिसाइल बनाई जा रही होगी यूएस के वॉर के टाइम पे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। अब मिसाइल बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, वो काम करते गए करते गए करते गए, बीच में उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का यूज किया कि इसको हम कैसे अलाइन करेंगे कि हमारा काम जल्दी हो। तो जो मिसाइल बनाने का काम जो वो कर रहे थे, वो बेसिकली क्या था, पूरा एक प्रोजेक्ट। और एंड में एक यूनिक रिस्पॉन्स या यूनिक प्रोडक्ट निकल के आया, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने मिसाइल बोला। तो वो जो पूरा काम था उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूं, देखिए। प्रोजेक्ट is a temporary endeavor. Project is a temporary endeavor undertaken to provide a unique product or service. यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या है, एक टेम्पररी एंडीवर है जिसको आप अंडरटेक करते हो, जिसके एंड में आप कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हो। प्रोजेक्ट सर्विस भी हो सकता है, जैसे TCS क्या है, एक प्रोजेक्ट लिया, उसके रिगार्डिंग वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है।
जैसे आपने घर बनाने का एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट एक टेम्पररी टेम्पररी एंडिवर मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टेम्पररी एंडिवर मतलब किसी काम को लेना जिसका एक सर्टेन लिमिट हो, मतलब सर्टेन टाइम लिमिट हो, स्टार्टिंग डेट एंड डेट, और एंड में आप उसको एक यूनिक प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। अब अगर मैं सबसे लेमन लैंग्वेज, सबसे बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो किसी भी काम को करने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को? आगे चलिए बताइए। ठीक है, क्लियर है? वो चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? चले आगे। ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी और टास्क होते हैं कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपने अपने घर बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, आपने घर बनाना शुरू कर दिया। तो घर बनाना अगर मुझे कंप्लीट करना है तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, जैसे फाउंडेशन बनाना, कॉलम बनाना, बीम बनाना, स्लैब कास्ट करना। तो किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑफ एक्टिविटी एंड टास्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, a project involves series of activity and task, series of activity and task that consumes, that consumes resource and time, that consumes, that consumes resource and time। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो आपने अपने घर बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, आपने उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज लगाई, आपने बोला सर बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, स्लैब कास्ट करना है, बट इन सारे एक्टिविटी को करने के लिए पैसा और रिसोर्स लगेगा। बिल्कुल सर। अगर मुझे कंक्रीटिंग करनी है तो मिक्सर मशीन मंगानी पड़ेगी, अगर मुझे बीम बनाना है तो मुझे लेबर्स लगेंगे, तो इन लेबर्स के लिए मुझे रिसोर्स और पैसा लगाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसके लिए आपको रिसोर्स और टाइम दोनों लगता है। तो जनरली अगर देखोगे तो बेसिकली इसमें 3M 4M होते हैं। 4M मतलब आप बोलोगे सर, मतलब मनी, उसके बाद आपका मैन पावर, उसके बाद आपका मशीन। मोस्टली ये 3 से 4M इन्वॉल्व होते हैं। तो 3M अगर मतलब क्या है, मशीन, मैन पावर और आपके पास क्या है, मनी। ये 3M बहुत ही मेजर पार्ट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। तो क्लियर है यहां तक? चले आगे। प्रोजेक्ट समझ गए आप लोग, प्रोजेक्ट क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल, मैन पावर, मशीन, मशीन मतलब क्या हो गया, इक्विपमेंट्स, एंड मनी। मैन पावर, मशीन, कॉमा मनी, और भी चीजें जैसे मटेरियल एंड टाइम, ये सारी चीजें भी है, मनी कॉमा मटेरियल, ये होते हैं 4Ms जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसी भी एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, चलो, किसी भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर आपने घर बनाने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है तो आप चाहोगे ना कि कम से कम समय में आपका घर बने। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हम अपने हाथों में लेते हैं तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कम से कम टाइम में कंप्लीट हो। अब कम से कम टाइम का मतलब ये नहीं कि हम बोले आज हमने कंक्रीट कास्ट की और कल ही हम शटरिंग हटा दी, ये नहीं। कम से कम मतलब बेसिकली यहाँ ऑप्टिमम की बात होती है। ऑप्टिमम मतलब जिसमें सब कुछ ठीक रहे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट्स में जब आप मुझसे बोलोगे तो प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का मतलब ऑप्टिमम, बेसिकली ऑप्टिमम मतलब कम से कम, जितना हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, कम से कम टाइम में। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। सेकेंड अगर हम बात करें, देखो
project should use project should use local resources local resources and manpower as far as possible. अब इसका मतलब क्या है सर? देखो, अब मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं, देखो जैसे मान लो अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे, आप लोगों को अपने घर बनाने का काम अपने हाथ में लिया, तो इसमें अब देखो एक चीज सुनना, अगर मान लो आप मैक्सिमम क्या यूज करना चाहोगे, कहीं बाहर से लेबर बुला के यूज करना चाहोगे? अब मान लो कि अगर मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो चंडीगढ़ में मुझे घर बनाना है, तो मैं जो सीमेंट हो गया या सैंड हो गया या एग्रीगेट में दिल्ली से थोड़ी ना बुलाऊंगा, मैं तो कोशिश करूंगा कि आसपास के एरिया से मैं ये प्रोक्योर कर लूं। क्यों? क्योंकि जितना लोकल चीज मैं यूज करने की कोशिश करूंगा उतना ही मेरा कॉस्ट कम होगा, क्योंकि अगर मैं बाहर से चीजों को मंगाने की कोशिश करूंगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। प्रोजेक्ट एक ऑप्टिमम कॉस्ट में भी तो कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं ना कि मैं प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? प्रोजेक्ट शुड यूज लोकल रिसोर्सेस एंड मैन पावर एज फार एज पॉसिबल। थर्ड, प्रोजेक्ट शुड फिनिश ऑन टाइम प्रोजेक्ट शुड फिनिश ऑन टाइम शुड फिनिश on time with minimum investment cost. क्लियर है ये चीज? बताइए, समझ में आया? तो तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। एक तो सबसे पहला मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, वो अपने समय पे फिनिश हो। उसके बाद कॉस्ट कम से कम, अब यहाँ पे भी देखो कॉस्ट कम से कम मतलब कभी ये मत सोचना बहुत कम नहीं, एक ऑप्टिमम की बात हो रही होती है। और प्रोजेक्ट आपका लोकल रिसोर्स को यूज करना चाहिए। क्लियर है ये चीज? बताइए, चलते हैं आगे। यस सर। चलो, अब आपने मोस्टली सुना होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि सर हम लोग इस सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी कहते हैं। आपको मोस्टली बहुत बार लोगों ने बताया होगा कि सर हम लोग इस सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? देखो, या इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ध्यान देना, ठीक है, सुनना। देखो क्या होता है, हमने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सर इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा? आप लोग में से बहुत लोगों के दिमाग में बात आएगी कि सर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की क्या जरूरत थी? तो देखो, हम लोग हैं इंजीनियर्स, हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं। कैसे? सीमेंट कैसा होगा, एग्रीगेट कैसा होगा, बीम का लेंथ कितना होगा, बीम का विड्थ कितना होगा, कॉलम का लेंथ कितना होगा, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं। अब यहीं पे जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन है ना, वो एक सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है टेक्नोलॉजी और मैन पावर के बीच में। देखो, एज अ सिविल इंजीनियर हमें ये नहीं पता होता है मैन पावर को हम किस तरीके से हैंडल करें। तो यहीं पे जो मैनेजमेंट का पार्ट है ना, वो इस टेक्नोलॉजी और मैन पावर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठा के उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग जो है बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन के अंदर मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। तो इस मैनेजमेंट से क्या होता है, टेक्नोलॉजी और मैन पावर के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन बनती है, जो हमें आसानी से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो देखो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज Project management is the project management is the application of knowledge. Project management is the application of knowledge, skills, comma, tools, and technique to meet the to meet the to meet the requirement of project.
मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? एक नॉलेज बोल लो, स्किल बोल लो, टूल बोल लो, टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियर जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं। इंजीनियर डील्स विथ टेक्नोलॉजी, वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट deals with synchronization, deals with synchronization of the technology with manpower, of the technology with manpower। क्लियर है? कोई दिक्कत बताइए। आपकी फर्स्ट क्लास है आज। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा यहाँ, ठीक है ना? धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की क्लासेस में चलेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तो फर्स्ट क्लास में सारी चीजें जानने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? कभी भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको जितने भी क्वेश्चंस पी ट्रिपल एस बी में आए हुए हैं या किसी भी जेई एग्जाम में आए हुए हैं, आप सारे सॉल्व कर पाओगे। पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अपने आप को सीखने का मौका दीजिएगा। फर्स्ट क्लास में सारी चीजें नहीं कवर की जाती है, ठीक है ना? तो आपको फर्स्ट क्लास में मैं मोस्टली बेसिक्स बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे, ठीक है? ठीक है, आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए, एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी के लिए ऐसा तो नहीं कि फास्ट हो रहा है, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज बता दीजिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फर्दर। देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? बेसिकली तीन एलिमेंट्स होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कितने होते हैं? तीन एलिमेंट। तो देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप मुझसे पूछोगे सर वो तीन चीजें क्या है? तो वो तीन चीजें होती है प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तीन एलिमेंट्स लगते हैं हमें। एक तो प्लानिंग, दूसरा शेड्यूलिंग और तीसरा कंट्रोलिंग। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, सर ये प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर लिखूंगा। देखो, प्लानिंग का मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज आपने इस क्लास को स्टार्ट किया, आज आपने जेई की तैयारी स्टार्ट की। ठीक है, सुनना ध्यान से। आपने जेई की तैयारी आपने स्टार्ट की। ये जेई एग्जाम जो है, ये क्या है? ये तो बाद में होगा, ठीक है ना? एग्जाम बाद में होगा, बट उसकी आपने आज जब क्लास स्टार्ट किया, आज आपने, तो आप एक महीने पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ मैं 1 अप्रैल से जो है जेई के क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो आप इस क्लास की प्लानिंग कब से कर रहे थे? 1 महीने पहले से। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट आज हुआ, बट प्लानिंग कब से चल रही थी? प्लानिंग 1 महीने पहले से चल रही थी। आज स्टार्ट करने के बाद आप प्लान नहीं करोगे ना, क्योंकि आप तो स्टार्ट कर चुके हो। तो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से पहले हमेशा क्या होती है? प्लानिंग। आपका स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से पहले क्या होगी? प्लानिंग। अब देखो, जब आपने 1 मंथ पहले प्लानिंग की थी, उस समय आपने शेड्यूलिंग भी किया होगा ना? आपने सोचा होगा कि मैं 10 दिन में सीपीएम पर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट खत्म करूंगा, 15 दिन में मैं सर्वे खत्म कर लूंगा, 1 महीने में मैं सॉइल खत्म कर लूंगा, 1 महीने में मैं इन्वायरमेंट खत्म कर लूंगा। तो ऐसे ही आपने शेड्यूलिंग भी तो की होगी कि किस सब्जेक्ट को मैं कितने देर पढ़ूंगा, तो उस हिसाब से खत्म होगा। तो 1 महीना पहले आपने प्लानिंग और शेड्यूलिंग दोनों कर ली, बट आपका प्रोजेक्ट तो आज स्टार्ट हुआ ना। तो कभी भी ध्यान रखना, प्लानिंग और शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले होती है। प्लानिंग और शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले होती है। बट अब समझना एक चीज, जैसे मान लो आपने सोचा था 15 डेज में सीपीएम पार्ट आप खत्म कर दोगे, आपका ये शेड्यूल था। बट हुआ क्या? जैसे ही आज क्लास स्टार्ट हुई, आप 8वें दिन पे आपने देखा कि आप लैग कर रहे हो। 8वें दिन पे आपने क्या देखा? कि अभी तो आपका 20% भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है।
8वें दिन पे आपने देखा कि अभी तो आपका 20% भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो यहीं पे आप क्या करोगे, यहीं पे अब आप इसको कंट्रोल करोगे। आप क्या करोगे, इसको कंट्रोल करोगे, मतलब आप अपने रिसोर्सेस को ठीक से यूटिलाइज करोगे कि जिससे टाइम कंट्रोल हो सके। तो सेम चीज है कि प्लानिंग और शेड्यूलिंग हमेशा प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले की जाती है, और जब प्रोजेक्ट रनिंग में होता है तो उस समय हम कंट्रोलिंग करते हैं बस। जब प्रोजेक्ट रनिंग में होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, बस कंट्रोलिंग करते हैं। तो 3 एलिमेंट होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर, वो क्या क्या है? वो है आपका प्लानिंग, शेड्यूलिंग और आपका कंट्रोलिंग। क्या सभी को ये 3 चीजें क्लियर है? बताइएगा। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस। प्लानिंग में आप क्या करते हो, आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को, जैसे आपने जब जेई के एग्जाम की प्लानिंग की थी तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, जेई एग्जाम क्लियर करना। तो आपने जब प्लानिंग की तो बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हो। तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट and to identify resources, and to identify resources required for its completion, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूं, देखो, रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, 1 महीने पहले आपने प्लानिंग की थी कि मुझे जेई की तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब उसके, जब आपने अपनी प्लानिंग स्टार्ट की तो उस समय आप ये भी तो ढूंढते हो कि किस कोचिंग से करे, किस टीचर से पढ़े, कहाँ पे मुझे कंटेंट मिलेगा। तो ये क्या है, आप प्लानिंग के टाइम पे अपने रिसोर्सेस को भी देख रहे थे कि कौन से रिसोर्सेस मुझे लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ, पहली तो आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हो कि आपको करना क्या है, दूसरा उसके लिए आप रिसोर्स देखते हो, ठीक है। सेकेंड इज योर शेड्यूलिंग, सेकेंड इज योर शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्टिव डिफाइंड ड्यूरिंग द प्लानिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्टिव of arranging the objective defined during planning in sequence, planning in sequence, planning in sequence, and allocation of resource to activities, allocation of resource to activities, resource to activities, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप शेड्यूलिंग में वो सारी की सारी एक प्रोसेस होती है अरेंज की, अरेंज करने की, किसको, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड ड्यूरिंग, जो प्लानिंग के टाइम में आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था उसके लिए कैसे आपका सीक्वेंस होगा और किस तरीके से आप अपने रिसोर्स को एलोकेट करोगे, ये आप कहाँ पे डिसाइड करते हो, ये आप शेड्यूलिंग में डिसाइड करते हो। ये आप कहाँ पे डिसाइड करते हो, शेड्यूलिंग में डिसाइड करते हो। ये दोनों चीज अगर क्लियर है तो बताइएगा, ठीक है। अभी भी ध्यान रखना, एक नोट करके पॉइंट लिख के दे रहा हूं, एक नोट करके पॉइंट लिख के दे रहा हूं क्योंकि पूछेगा आपसे सवाल में। नोट, ध्यान रखिएगा, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर डन बिफोर, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर डन बिफोर, आर डन बिफोर the before execution of project, execution of project, and controlling is done after, and controlling is done after, is done after the execution of project, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, तो आपका जो है प्लानिंग और शेड्यूलिंग हमेशा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले, और कंट्रोलिंग जो है बाद में। तो थर्ड पे आता हूं मैं, कंट्रोलिंग।
अब देखो कंट्रोलिंग बाद में क्यों, क्योंकि देखो हो गया क्या, आपने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया, आपने रिसोर्स एलोकेट कर दिए कि मैं ईसीपी से जेई की कोचिंग करूंगा, चंडीगढ़ में मान लो आके रहूंगा, मैं रूम लेके रहूंगा, ये शेड्यूल करूंगा सब कुछ। अब मान लीजिए हुआ कि जैसे ही आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आपको लगा कि बहुत आगे पीछे हो रहा है, मेरे रिसोर्सेस स्मूथली नहीं चल रहे, तो आप वहां पे कंट्रोल करते हो। इसीलिए कंट्रोलिंग हमेशा प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद की जाती है। इसलिए प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, कंट्रोलिंग की जाती है। ठीक है, तो देखिएगा, इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स एक सेकंड देना, एक सेकंड, देखिएगा, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस इज द प्रोसेस परफॉर्म्ड is the process performed to is the process performed to observe the sorry observe the project execution project execution such as potential delay such as potential problems or delay potential problems can be in a timely manner identified in a timely manner and corrective measures can be taken and corrective measures can be taken। ठीक है, तो आप प्लानिंग क्यों करते हो, बेसिकली सॉरी कंट्रोलिंग क्यों करते हो, कंट्रोलिंग एक प्रोसेस है जिसको परफॉर्म किया जाता है ये ऑब्जर्व करने के लिए कि जो आपका एग्जीक्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं आइडेंटिफाई हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, आपने सोचा था 15 दिन में आप सीपीएम खत्म कर लोगे, बट 8वें दिन आपने देखा कि 20% हुआ है, तो इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें करेक्टिव मेजर लोगे, मतलब आप यहाँ पे अपने टाइम और रिसोर्स को ज्यादा लगाओगे, जिससे आप क्या कर सको, उसको अपने टाइम पे खत्म कर सको जो आपने शेड्यूलिंग में बनाया था। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है, बेसिकली तीन आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, एक दो और होते हैं जैसे आपका डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये सब भी होता है, बट जनरली तीन अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग, ये तीन चीजें होती है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्लैश या शेड्यूलिंग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कुछ अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको अगर एक सिंप्लीफाई वे में बना के दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला होता है बार चार्ट या गैंट चार्ट। इससे अभी क्वेश्चन आया था पी ट्रिपल एस बी में, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था, बार चार्ट या गैंट चार्ट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसको समझना सबसे आसान होता है। सेकेंड है आपके पास माइलस्टोन चार्ट, माइलस्टोन चार्ट, ठीक है, माइलस्टोन चार्ट क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है हमारे पास क्या, लिंक्ड बार चार्ट, लिंक्ड बार चार्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेटवर्क डायग्राम्स, नेटवर्क डायग्राम्स।
और अगर आप एक और बोल सकते हो, अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपके पास एक और आ जाता है WBS, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। वर्क को हम ब्रेक डाउन करके उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो WBS स्टैंड्स फॉर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास अलग अलग तरीके की मेथड्स होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को करने की। जैसे एग्जांपल, बार चार्ट हो गया, गैंट चार्ट या माइलस्टोन चार्ट या लिंक बार चार्ट या नेटवर्क डायग्राम या WBS, ठीक है। तो हमें बस ध्यान रखिएगा, जेई पर्पस के लिए इनके सिर्फ बेसिक्स जानने, आपको बहुत डिटेल में इनमें नहीं जानना है। ये नहीं पढ़ना है कि क्यों कैसे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं, बहुत बेसिक चीजें हमें पढ़नी है। तो उन बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको सारी चीजें बताते चलता हूँ। देखिए, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, बार चार्ट या गैंट चार्ट। सर इसको गैंट चार्ट क्यों बोला गया? तो गैंट चार्ट इसको बोलने का सबसे बड़ा कारण है कि इसको जिन्होंने बनाया था उनका नाम था हेनरी गैंट। इसको जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्या था? हेनरी गैंट। इसलिए इसको गैंट चार्ट भी बोला गया है। तो इट वॉज, पहला ही लाइन वही है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट इन, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट इन 1900 एडी। तो 1900 एडी में इसको किसके द्वारा बनाया गया था? ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा बनाया गया था? हेनरी गैंट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये है क्या बेसिकली? तो देखिएगा, इट इज अ ग्राफिकल, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड टाइम। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो चीजों के बीच में, एक्टिविटी और टाइम के बीच में। किसके बीच में? एक्टिविटी और टाइम। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तो स्टार्ट हमने नहीं किया, बट मैं एक चीज आपको बता दूं, पूरे सीपीएम पार्ट में जब आप पढ़ोगे तो दो चीजें होती है, एक होता है इवेंट, एक होती है एक्टिविटी। पूरे सीपीएम पार्ट में बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है इवेंट, एक होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी काम जो चल रहा होता है, जैसे एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन गोइंग ऑन, एक्सकवेटिंग द फाउंडेशन, मतलब आप फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन कर रहे हो, ये एक एक्टिविटी है। इवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का स्टार्ट, जैसे आपने बोला कि घर बनाना स्टार्ट किया हमने, तो घर बनाना स्टार्ट किया वो एक इवेंट था। उसके बाद जितनी चीजें चलेगी वो एक एक्टिविटी होगी। तो जैसे आपने घर बनाना स्टार्ट किया तो ये स्टार्टेड, ये एक इवेंट है। जैसे आपने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की, एक इवेंट है। अब इसमें एक्टिविटी क्या है? सीपीएम पर्ट स्टडिंग इज अ एक्टिविटी, जियोटेक स्टडिंग इज अ एक्टिविटी। क्योंकि इवेंट के लिए कभी भी कोई रिसोर्स नहीं लगता, ये टाइम नहीं लगता। अब मैं बोल रहा हूँ आज मैं घर बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके लिए कोई रिसोर्स या टाइम नहीं, बट एक्टिविटी के लिए हमेशा रिसोर्स या टाइम लगता है। तो बार चार्ट या गैन चार्ट जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक्टिविटी और टाइम के बीच में। किसके? एक्टिविटी और टाइम के बीच में। कैसे देखो? बहुत सिंपल, ये देखो, कुछ इस तरीके से आपको चार्ट देखने को मिलेगा। बार के फॉर्म में होगा ये चार्ट, किसके फॉर्म में होता है? बार। आपने बार चार्ट बहुत देखा होगा बचपन में जब आपने पढ़ा होगा, तो किसके फॉर्म में होगा? बार। इसमें एक तरफ वाई एक्सिस पे क्या है आपकी? एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास? टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास? टाइम। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अब जैसे ये कोई एक्टिविटी है ए, मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाया ए। अब ये ए एक्टिविटी जो है कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे अपने घर बनाने का इवेंट स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही घर बनाने का इवेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद एक एक्टिविटी हुई, एक्सकवेटिंग द सॉइल या एक्सकवेटिंग द बेस सॉइल फॉर फाउंडेशन। तो ये ए एक्टिविटी है। देखो, इस जगह पे ए एक्टिविटी स्टार्ट हुई और यहाँ पे ए एक्टिविटी फिनिश हुई। मतलब जब इस चार्ट को आप देखोगे ना, तो इसमें मैं लिखूंगा, यहाँ पे अंदर में लिख दूंगा, या यहाँ पे लिखा है ए। ए क्या है? ये एक्टिविटी 0 डे पे स्टार्ट हुई और इस दिन पे जाके कंप्लीट हो गई। ऐसे ही एक एक्टिविटी हो सकती है बी। मान लो ये देखो, ये एक एक्टिविटी है बी, जो मान लो किसी भी दिन पे स्टार्ट हुई होगी, मुझे अभी नहीं पता। मान लो चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, किसी भी दिन पे स्टार्ट हुई होगी और इस दिन पे आके कंप्लीट हो गई। अब आप बोलोगे सर ये बी एक्टिविटी क्या हो सकता है? मैं बोल दूंगा ये बी एक्टिविटी कॉलम बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम हो सकता है। बी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
तो आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको बता रहा है स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। और ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको बता रहा है फिनिश ऑफ एक्टिविटी। ध्यान रखिए, ये पॉइंट क्या है, ये है फिनिश। तो बार चार्ट में एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमको स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी इस दिन पे स्टार्ट हुई, और ये क्या बता रहे, ये फिनिश बता रहे। जैसे ये एक्टिविटी सी यहाँ हो गई, मान लो कुछ भी हो सकती है, ये एक्टिविटी सी हो गई। तो ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटी आपको बार चार्ट पे दिखा रखा होगा, उससे आप बताओगे कि कौन से समय पे कौन सी एक्टिविटी चल रही है। जैसे अगर मान लो ये चार्ट मैंने आपको दे दिया, और मान लो मैंने 10वें दिन आके, ये 10th डे है, मान लो ये 10th डे है, तो 10th डे पे मैंने आपको पूछा ये बताओ कितना प्रोजेक्ट हो गया या कौन सी एक्टिविटी चल रही, तो आप बोलोगे सर 10th डे पे सी एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 75% कंप्लीट हो गई है। आप बोलोगे कि सर 10th डे पे सी एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 75% कंप्लीट हो गई है, ए और बी तो कंप्लीट हो चुके हैं, सी एक्टिविटी 75% कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे आप इसको, अब देखो आपने प्लानिंग और शेड्यूलिंग से इसको बना लिया, बट कंट्रोलिंग में अब आप क्या करोगे, देखो मान लो सी एक्टिविटी को 11वें दिन पे खत्म हो जाना था, आपने 10वें दिन पे आए, आपने देखा तो सी एक्टिविटी तो भी बहुत कुछ बचा है, तो आप उसको कंट्रोल करोगे, आप एक्स्ट्रा रिसोर्स, एक्स्ट्रा सामान वहां पे लगाओगे, जिससे सी एक्टिविटी अपने टाइम पे फिनिश हो। इसीलिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज करते हो कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो अच्छे से कंप्लीट हो। समझ में आया? तो इसको बोला जाता है गैंट चार्ट या बार चार्ट। तो इसमें जो है एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हेल्प ऑफ द बार से। बिगनिंग ऑफ द एक्टिविटी क्या है, स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, बिगनिंग ऑफ द बार। इस बार की बिगनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, और इस बार की फिनिश को हम क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है, बताइए। कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक्टिविटीज हियर आर रिप्रेजेंटेड with the help of bar, with the help of bar। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार की मदद से। बिगनिंग ऑफ द बार क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द एक्टिविटी। उसके बाद देखो एंड ऑफ द बार क्या है, कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, लेंथ ऑफ द बार क्या बता रहा है आपको, ये देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये देखो इस बार की लेंथ, ये देखो यहां से यहां तक, अगर मैं एग्जांपल देखो, ये लेंथ है बार की। ठीक है, ये लेंथ है, मान लो ये बार की लेंथ है। ये लेंथ आपको क्या बता रहा है, कितना टाइम लगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। अगर मैं आपसे बोलूं कि गैंट चार्ट में लेंथ ऑफ द बार क्या बताता है, तो आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ द बार रिप्रेजेंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। कोई दिक्कत है, बताइएगा। किसी को कोई अगर दिक्कत है इसमें, यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे अगर कोई दिक्कत है, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अब इस बार चार्ट के, ये तो सबसे पहले आया था, स्टार्टिंग में सबसे पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यही है। अब इस बार चार्ट के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे एग्जांपल में आपको प्री ट्रिपल एसबी के एग्जाम में पूछा था एडवांटेजेस का, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इस बार चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखो बहुत क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है, तो देखिएगा एडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट। ठीक है, तो बार चार्ट के कुछ एडवांटेज है। जैसे सबसे पहला, एक बात बताओ, बहुत सिंपल है कि नहीं ड्रॉ करना और समझना, किसी भी जनरल आदमी को दे दोगे समझ लेगा, सिर्फ बता देना है उसको, इट इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ।
It is simple to draw, and it is simple to draw and understand. ये क्या है, बहुत सिंपल है ड्रॉ करना और समझना भी। सेकंड देखो, नो स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड। जैसे मान लो मैं किसी जनरल पब्लिक को भी ये दे दूं तो वो भी समझ लेगा, बट अगर मान लो मैं कुछ ऐसा बना के दूं उसको, ये देखो, इसको नेटवर्क बोलते हैं, ये देखो, मान लो उसको मैंने कुछ ऐसा बना के दिया, तो एक बात बताओ, इसको समझना कम से कम टेक्निकल पर्सन रिक्वायर होंगे ना, या अच्छे स्किल के लोग, क्योंकि इसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो बार चार्ट को समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो नो स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड। No skilled manpower is required. Moving on, third, it provides visual representation of project. It provides visual representation of project. Visual representation of project. It provides visual representation of project where starting and finishing can be observed easily. And finishing can be observed easily. Can be observed easily. ठीक है। तो ये कुछ थे आपके एडवांटेजेस किसके, बार चार्ट के। ये कुछ थे आपके एडवांटेजेस किसके, बार चार्ट के। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आता है। अब बहुत सिंपल है, अगर किसी चीज का सर एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ऑलवेज। बिल्कुल आ जाइए, चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। बहुत सारी लिमिटेशन है भाई। नेक्स्ट इज योर लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। अब बार चार्ट के बहुत सारे लिमिटेशंस है, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं पहले, उसके बाद आप लोग देखिएगा एक एक करके। सब पहला, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल। लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, अब जैसे एग्जांपल के लिए एक चीज समझना, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल का मतलब क्या है। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में 100 से ऊपर एक्टिविटीज होती है। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उस बड़े प्रोजेक्ट में 100 से ऊपर एक्टिविटीज होगी। क्या वो सारे एक्टिविटीज को आप अच्छे से अपने बार चार्ट पे दिखा पाओगे क्या? मतलब डिग्री ऑफ डिटेल तो कहीं ना कहीं लैकिंग है कि नहीं, क्योंकि उसको बहुत सारे नंबर ऑफ एक्टिविटीज को उस पर रिप्रेजेंट करना, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप सारी चीजें वहां पे नहीं बता पाओगे, तो कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ डिटेल लैकिंग है कि नहीं, बताइएगा। क्लियर है? आप बोल सकते हो इन केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट मेजर एक्टिविटीज कैन बी शोन, अदरवाइज इट में बिकम ओवर क्राउडेड। ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत बड़ी अगर प्रोजेक्ट होगी तो आप सिर्फ छोटे मोटे मेजर एक्टिविटीज ही दिखा पाओगे, कम एक्टिविटीज, तो आप डिग्री ऑफ डिटेल जो है वहां पे क्या है, मिसिंग रहेगी। पहला पॉइंट क्लियर, बताइएगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मतलब क्या है, पहले मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं, फिर देखिएगा। बार चार्ट, बार चार्ट, bar chart does not show the progress, does not show the, does not show the progress of work. Hence, it cannot be used, it cannot be used
It cannot be used as a control device. It cannot be used as a control device. तो देखो, आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बार चार्ट में प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को नहीं देख पाओगे। तो आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बार चार्ट में प्रोग्रेस देखो, जैसे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लो मैंने कहीं भी आपसे पूछा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस बार में कितना प्रोग्रेस हुआ है प्रोजेक्ट का, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना प्रोग्रेस हुआ आप नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या बार चार्ट को एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस यूज करते हैं? नहीं यूज करते, ध्यान रखिएगा। तो बार चार्ट को हम कंट्रोलिंग एज अ डिवाइस नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोजेक्ट प्रोग्रेस के बारे में नहीं बताता है। तो अब हुआ क्या, विद द टाइम जब लोगों को पता, जब विद द टाइम जब पता चला कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई किया गया कैसे, देखो मैं उसके लिए अभी बताता हूं। उसको क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। दिस दिस लिमिटेशन, दिस ड्रॉबैक, is drawback of bar chart eliminated by was eliminated by hatching the half width of the bar, half width of the bar up to the extent it represent pro up to the extent it represent project progress, represent project progress। कैसे देखो, अब एग्जांपल के लिए मैं इसी में आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। यहां पे देखो, जैसे मान लो उन्होंने क्या बोला कि इस लिमिटेशन को हटाने के लिए एक काम करो, ये जो हाफ विड्थ है ना, इसको हैचिंग करना चालू करो। जैसे मान लो आप यहां तक पहुंच गए, आपने इसको क्या किया, हैच कर दिया। तो ये हैचिंग से क्या हुआ, अगर मुझे कोई पूछेगा कि इस इंस्टेंट पे कितना हुआ है काम, तो मैं ये हैचड लाइन को देख के बता पाऊंगा कि 50%, 60%, 70% काम हो गया है। तो इस लिमिटेशन को, आपका रिव्यू के लिमिटेशन को हटाने के लिए आप हाफ विड्थ को क्या करो, हैचिंग करते जाओ। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जाता है, आप हाफ विड्थ को क्या करो, हैचिंग करना चालू कर दो। क्लियर है ये चीज? बताइएगा। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड लिमिटेशन इज क्लियर टू यू ऑल? चले आगे। Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल ओके। थर्ड हमने कैसे दिया था, सेकंड थर्ड। आगे देखिएगा, इट डज नॉट शो, इट डजेंट शो, it doesn't show interdependency between various activities of the project, interdependency between various activities of the project, various activities of the project। मतलब आपको अलग अलग एक्टिविटी के बीच में इंटरडिपेंडेंसी भी नहीं बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपने एक्सकवेशन जब चालू किया फाउंडेशन का, तो उसके साथ साथ आप जो है अपना आरसीसी, मान लो आप फाउंडेशन बना रहे हो, तो उसके साथ आप स्टील का ये भी तो कर सकते हो। स्टील को, जो स्टील का हम जो बेसिकली हम रीइंफोर्समेंट भी तो बना सकते हैं, क्योंकि अगर इधर एक्सकवेशन चल रहा है तो उधर हम पैरेलली रीइंफोर्समेंट का भी तो काम कर सकते हैं, जहां पे हम उस कॉलम के लिए, उस पिलर, उस फुटिंग के लिए हम रीइंफोर्समेंट को बनाए। तो यहाँ पे आपको एक एक एक्टिविटी और दूसरे एक्टिविटी के बीच में कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। बट ओरिजिनल प्रोजेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज पैरेलली चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी भी नहीं दिखाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। ये भी क्या है आपके पास, बहुत बड़ा लिमिटेशन है। इट डज नॉट शो इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। तो बहुत सारे एक्टिविटीज के बीच में इंटरडिपेंडेंसी जो है वो भी हम बार चार्ट की मदद से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बट
ओरिजिनल प्रोजेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे जो आपके एक्टिविटीज है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब अगर एक चीज कंप्लीट नहीं हुई तो दूसरी स्टार्ट नहीं हो सकती है, कोई दो चीज पैरेलल भी चल सकती है, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी जो है वो लैक करती थी। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद फोर्थ, इट डजंट इंडिकेट क्रिटिकल पाथ। इट डज नॉट इंडिकेट क्रिटिकल पाथ, ये आपको क्रिटिकल पाथ के बारे में भी नहीं बताता था। अब सर क्रिटिकल पाथ क्या होता है, वो पाथ जिसके अबाउट आपका प्रोजेक्ट कम से कम टाइम या सबसे ज्यादा से ज्यादा, दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होती है जिसके अबाउट आपका प्रोजेक्ट जो है कम से कम टाइम इतना तो आपका प्रोजेक्ट लेगा ही खत्म होने के लिए, जनरली इसको हम लोग क्रिटिकल पाथ कहते थे। तो हम सब कुछ क्रिटिकल पाथ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। एक प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ को डिसाइड करते हैं, और उस क्रिटिकल पाथ से फिर हम कंपेयर करते हैं हमारा काम कितना आगे या कितना लैग कर रहा है। तो ये आपको क्रिटिकल पाथ के बारे में भी नहीं बताता है। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इट डज नॉट, ये आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का भी अलाउ नहीं करता। इट डज नॉट अलाउ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी अलाउ नहीं करता है। इट डज नॉट अलाउ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी अलाउ नहीं करता है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लिमिटेशन निकल के आते हैं जब आप देखते हो किसको, जब आप देखते हो बार चार्ट या गैंट चार्ट को। क्लियर है, बताइएगा। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग इन टॉपिक्स को तक ही रखेंगे, बाकी फिर और फर्दर क्लासेस में धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आपको सीपीएम पार्ट पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो आज की क्लास में यहाँ तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो बताइए, अदरवाइज अगर किसी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट लग रहा है यू में आस्क। ठीक है, हमारी क्लास इसी टाइम पे होगी 5 PM पे। मैं डेली ग्रुप पे मैसेज डाल दिया करूंगा जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी। अवर क्लास विल स्टार्ट एट 5 PM ओनली। ठीक है, 5 PM पे हम लोग जो है क्लास को डेली स्टार्ट किया करेंगे। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशन है। तो आपको बहुत बार पूछेगा कि इनमें से कौन सा लिमिटेशन है, तो इंटरडिपेंडेंसी पता नहीं, मतलब एक्टिविटी का इंटर रिलेशनशिप हमें नहीं पता चलता है। एक्टिविटी आप यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, अगर कभी पूछे तो एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, और क्रिटिकल पाथ भी नहीं बताता है। क्रिटिकल पाथ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो क्रिटिकल पाथ पे ही हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कैसा है। ठीक है ना। ओके, ओके, ठीक है, चलिए। तो यहीं तक हम लोग आज रखते हैं आज की क्लास को। बाकी जो भी चीज होगा आगे धीरे धीरे हम अदर क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है जस्ट प्लीज आस्क, अदरवाइज ये आपका नोट्स है। आपको इवनिंग तक या कल सुबह तक, मॉर्निंग तक आपको आपके पैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, जेई पर्पज से बेसिकली मेरा यही बोलना है, हम लोग बहुत बेसिक्स ही चलेंगे। अब ये सब के अंदर डिटेल हमें नहीं जानने की जरूरत है, क्योंकि मोस्टली जेई के लिए आपको थियोरेटिकल ही पूछेगा, जैसे आप पेपर में भी देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, किसका मतलब क्या है, बस वो पता, उतना मैक्सिमम आपको पता होगा, उसकी समझ आ जाएगी। इससे ज्यादा पंजाब एसएससी इनसे इन चीजों के लिए इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।